हर रोज की तरह आज जैसे ही मैं खाना खाकर सोने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक से मेरे घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि खूबसूरत मासूम सी लड़की मेरे दरवाजे के पास बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाया और अपने कमरे में ले आया और फिर थोड़ी देर के बाद जब उस लड़की को होश आया तो मैंने उसे खाना और पानी दिया। उसके बाद वह लड़की सो गई। लेकिन सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली वह लड़की कमरे में नहीं थी। और फिर मैं जैसे ही उसके बिस्तर के पास गया तो मुझे कोई चमकीली सी चीज नजर आई जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए और मुझे ऐसा लगा कि न जाने अब मुझे क्या हो जाएगा, क्योंकि वह चीज मेरा नाम अमर है। मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई करते करते ही अचानक बाहर से आने वाली आवाज से मैं परेशान हो गया। और फिर मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे विक्रम भैया शराब पीकर आए थे और जोर जोर से हल्ला कर रहे थे। मैं उन्हें समझा बुझाकर घर के अंदर ले आया, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हल्ला कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी, आस पड़ोस के बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। मेरी माँ भी उन्हें शांत करने लगी, क्योंकि पापा तो मेरे थे ही नहीं। माँ ने ही पूरे घर को संभाल कर रखा था। अभी मैं तो बस अपनी पढ़ाई करने में ही बिजी रहता था, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। मेरे बड़े भैया, जिनका नाम विक्रम है, उन्होंने पापा की दुकान को संभाल लिया था। लेकिन पता नहीं भैया को एक हफ्ते से क्या हो गया था। अब वो रोज ही शराब पीकर आने लगे थे और जब भी आते थे बहुत ही हल्ला मचाते थे। माँ उन्हें बहुत डांटती थी, लेकिन वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ रहे थे। मेरे विक्रम भैया ने मात्र 8वीं तक ही पढ़ाई की थी और फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। उनकी दोस्त बदमाश किस्म के लड़कों के साथ हो गए थे। वे दिन भर आवारागर्दी करते और मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ा करते थे। पर पापा की मौत के बाद उन्होंने दुकान को संभाल लिया था, लेकिन कभी कभी दुकान खोलते थे और कभी कभी नहीं भी खोलते थे। मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, लेकिन कभी कभी घूमते फिरते मैं भी दुकान पे चला जाता था। लेकिन 7 दिनों से ना जाने भैया को क्या हो गया था। दुकान बिल्कुल ही नहीं खुल रहा था और बस केवल वो शराब पीकर घूम फिर रहे थे। मैंने भैया को समझाया, अब माँ की उम्र हो चुकी है, वो बहुत ही परेशान रहती है। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो माँ को सहारा हो जाएगा। क्या आपको अच्छा लगता है इस उम्र में आपके कारण माँ को इतनी परेशानी हो? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, अब आगे से मैं कभी भी माँ को परेशान नहीं करूंगा। और फिर यह कहकर विक्रम भैया दुकान की चाबी लेकर बाहर निकल गए। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो भैया को मेरी बात तो समझ में आ गई। अब माँ की सारी परेशानियां और चिंता दूर हो जाएगी। आज जब मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, अचानक से बहुत सारे लोग घर के बाहर हल्ला कर रहे थे कि जान चली गई, जान चली गई। और फिर मैं दौड़कर घर के बाहर गया तो मैंने देखा कि भैया का एक्सीडेंट हो गया था और वह हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं अपने कमरे के अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ तो बहुत ही बीमार हो गई थी, लेकिन आखिर भैया का एक्सीडेंट कैसे हो गया? भैया ने तो आज दुकान खोलने की बात कही थी। माँ सब्जी लेने के लिए बाहर गई थी और मैं आवाज सुनकर जैसे ही कमरे से बाहर निकला था कि बाहर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा था। सामने मेरे विक्रम भैया की लाश पड़ी थी और फिर सब्जी लेकर आते ही बाहर ही मेरी माँ की नजर विक्रम भैया के लाश पर पड़ गई और फिर माँ वहीं पर गिर गई। औरतें किसी तरह से मेरी माँ को पकड़कर घर के अंदर लेकर आ रही थी। अभी अभी तो भैया अपनी गलती समझकर दुकान खोलने के लिए जा रहे थे और अभी अभी वो इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए। मैंने अपनी माँ को संभालने की कोशिश की, पर मैं खुद ही अंदर टूट चुका था। मैं और मेरे भैया बहुत ही करीब थे और जब भी मेरे भैया कुछ गलती करते तो मैं उन्हें माँ और पापा से बचाने की कोशिश करता। पर आज वह आंखें बंद कर बेजान पड़े हुए थे। करीब 15 दिन के बाद अब सारा क्रियाक्रम खत्म हो चुका था। मैं भी माँ से छुप छुप कर रोया करता था और मेरी माँ तो हिम्मत बिल्कुल हार चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर ही वह काफी बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। दुकान बिल्कुल बंद कर चुका था। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब घर में एक भी पैसा नहीं बचा था जिससे कि हम दोनों माँ बेटे का खर्चा चले।
फिर एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे बोली कि बेटा, मुझे पता है तुझे पढ़ने का शौक है, पर अब इस घर का खर्चा कैसे चलेगा यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो विक्रम भी नहीं रहा, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। अब तुम देख लो, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई अच्छी लड़की देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूं, ताकि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो अकेला परेशान ना हो। मैं तो माँ की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैंने माँ से कहा, माँ आप निश्चिंत रहो, अब मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। और फिर अपने कॉलेज के साथ साथ दुकान को भी संभालने लगा। लेकिन मेरी माँ की तबीयत अब इतनी खराब रहने लगी थी, उनसे खाना बनाना भी नहीं हो पाता था, जिस कारण से घर में खाने की बहुत ही दिक्कत हो गई थी। अब मैं कॉलेज और दुकान दोनों संभालने लगा और मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। पर जिस घर पर अभी अभी जवान बेटे की मौत हुई हो और माँ भी बीमार हो, बेटा भी अभी कॉलेज जाता हो और कमाई सही नहीं, ऐसे घर में कोई भी इंसान अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता था। माँ मारी मारी फिर रही थी, पर उन्हें मेरे लिए कोई भी ढंग की लड़की नहीं मिली। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक से मुझे अपने घर के बाहर किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे घर के दरवाजे की चौखट के पास एक खूबसूरत सी लड़की बैठकर रो रही थी। उसे देखते ही मुझे अपने भाई की याद आ गई कि किस तरह मेरा भाई भी जब मुसीबत में होता था तब वह मुझसे मदद मांगा करता था, और आज मेरे भाई के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैंने उस लड़की को कहा, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो मेरे घर के दरवाजे के पास? तो वो मुझे कहने लगी, आज रात मुझे अपने घर में रुकने दो, क्योंकि मेरे पीछे गुंडे पड़ गए हैं और मैं अपने आप को बस बचाते यहाँ तक आई हूँ। मैंने उस लड़की को घर के अंदर आने को कहा, परंतु हमारे घर में दो ही कमरे थे। एक में माँ सो रही थी तो मैंने अपना कमरा उसे दे दिया और मैं रसोई घर में चादर बिछाकर सो गया। मैंने उसे घर में बचा हुआ खाना भी खाने को दिया। सुबह मैं जब सोकर उठा तो मैंने देखा वह लड़की अभी तक सो रही थी। मैंने उसे उठाया और कहा, तुम अब यहाँ से जाओ, नहीं तो मेरी माँ ने अगर तुम्हें देख लिया तो मुझ पर बहुत ही गुस्सा करेगी। अब उस लड़के ने मुझे कहा, आजकल तो कोई भी किसी अजनबी को अपने घर पर रहने नहीं देता है, तुमने रात में अपने घर पर मुझे कैसे रहने दिया? मैंने कहा, मेरे भाई की अभी अभी मौत हुई है, उसके जाने के बाद हमारे घर की हालत बहुत ही खराब हो गई है और मैं जैसे अंदर ही अंदर अकेला हो गया हूँ। यही वजह से मैंने तुम्हें शरण दिया, क्योंकि मेरे भैया भी जब भी मुसीबत में होते तो मुझसे मदद मांगा करते थे। मैंने पूछा कि कल रात को तुम यहाँ पर क्यों आई? उसने कहा, कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे तो मैं भागते हुए यहाँ तक आई और वो लड़की जा चुकी थी। जाने से पहले उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद लड़की चली गई। मैं भी सुबह तैयार होकर कॉलेज जाने लगा तो मैंने देखा कि माँ की हालत बहुत ही खराब थी। उन्हें तो अब कुछ याद भी नहीं रहता था। कभी खाना बनाती थी तो कभी भूल जाती थी, कभी कभी तो इतना रोने लगती थी कि उन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाता था। आज रात फिर मैं दरवाजा बंद करके सोने वाला था तो मैंने देखा कि आज फिर वही लड़की खड़ी थी और आज भी उसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर में रात भर के लिए आने दो। आज मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अब मुझे लगने लगा, आखिर ये लड़की मेरे घर पे क्यों आती है? इतने सारे घर तो है, लेकिन यह सिर्फ मेरे घर के ही दरवाजे के पास क्यों खड़ी रहती है? आज भी वो लड़की मेरे घर पर आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह डर कर किससे भागती है, कहीं कुछ झूठ तो नहीं कह रही है। मुझे उस पर तरस आ गया था और इसलिए मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया था। लेकिन आज वह मुझसे मेरे विक्रम भैया के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे बताया कि विक्रम भैया के साथ क्या हुआ था। वह सब बताया तो वह बहुत ही अफसोस करने लगी। फिर मैंने उसे आज अपने कमरे में बुलाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा और फिर मैं किचन में सोने के लिए चला आया। सुबह के समय जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने देखा वह लड़की उठ गई थी। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम कल्पना बताया। उसने भी मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने भी उसे अपना नाम अमर बताया। अब वह लड़की जब भी जाने लगी तब मुझे उसने कहा, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, वक्त आने पे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर वह चली गई। आज मेरा कॉलेज नहीं था और आज मैं बहुत ही आराम से काम कर रहा था। माँ किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी कि अचानक से मुझे किचन से आवाज आई। मैं दौड़कर किचन पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ किचन में गिरी हुई है।
मैं उसके करीब गया और उसके नाक के पास उंगली लगाकर देखा तो सांसें चल रही थी। बस मेरी माँ बेहोश हुई थी। मैंने उसे किसी तरह उठाकर बिस्तर पर लेटाया और फिर माँ की आंखों पर पानी का छिट्टा मारने लगा। थोड़ी देर बाद ही माँ को होश आ गया। अब मैंने राहत की सांस ली, लेकिन गिरने के कारण माँ को काफी चोट आई थी। मैंने उनका मरहम पट्टी करने लगा, लेकिन मेरी माँ इतनी कमजोर हो गई थी, मुझे उनके शरीर में कोई जान ही नजर नहीं आती थी और अब उनसे घर संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। मैंने माँ को कहा, माँ अब आप आराम करो, अब इस घर की जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा, अब मैं ही खाना बनाऊंगा और आप बस आराम करो। लेकिन मुझसे घर, दुकान और साथ साथ पढ़ाई तीनों एक साथ नहीं हो पा रहा था। मैं एकदम से परेशान हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब किसी तरह समय कट रहा था, लेकिन अब माँ थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई थी। एक रात के समय मेरी माँ और मैं बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। तो माँ बोली, देखती हूँ कौन है। मैंने कहा, माँ आप खाना खाओ, मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। लेकिन माँ बोली, नहीं, तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। और यह कहकर माँ दरवाजा खोलने के लिए चली गई और फिर अपने साथ किसी को लेकर आई। मैं खाना खा रहा था तो माँ ने बोला, देखो मैं विक्रम के दोस्त को लेकर आई। और फिर जैसे ही मैंने नजर उठाकर देखा, सामने कल्पना खड़ी थी। मैंने मन ही मन सोचा कि लड़की इस टाइम पर अब क्या करने के लिए आई है। मेरी माँ उस लड़की को तरह तरह से सवाल कर रही थी, क्योंकि उसने कह दिया था कि वह विक्रम भैया की दोस्त थी। अब वह लड़की बोली, मैं विक्रम की खास दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें जानती थी, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे उनकी मौत पर काफी अफसोस है। कल्पना की बातें सुनने के बाद मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए और उस लड़की ने मेरी माँ के दिल को भी जीत लिया था। अब उस लड़की ने कहा, मैं आज रात यहीं पर रुक जाती हूँ। माँ को कोई एतराज नहीं था और मुझे तो उस लड़की के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैं भी चुप रहा। दूसरे दिन मैंने देखा कि मेरी माँ के चेहरे पर हंसी थी। बहुत दिनों के बाद मैं अपनी माँ को खुश देख रहा था। मैं भी तैयार होकर दुकान खोलने के लिए चला गया, लेकिन जब मैं दोपहर के समय घर पर आया तो मैंने देखा उस लड़की ने पूरे घर की अच्छी सी सफाई करके रखी थी। उसने खाना भी बना लिया था और अब वह लड़की जा चुकी थी। मैंने माँ से उसके बारे में पूछा तो माँ ने कहा, कल्पना ने ही सारे घर की सफाई की है, उसने ही खाना बनाकर रखा है। मैंने खाना खाया, उसने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। और फिर खाना खाकर मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे कुछ चीज चुभने लगी। वह लड़की अपना कुछ सामान छोड़कर गई थी और अब उस चीज को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सामान यहाँ पर कहाँ से आया। अगली सुबह लड़की फिर से घर पर आ गई तो मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। उसे सामान दिखाकर कहा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कल तुम कह रही थी कि तुम विक्रम भैया को जानती हो। लेकिन उसने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी और फिर मुझे कहा, नहीं, मैं तुम्हारे भैया को नहीं जानती हूँ, मैं तो इस नाम को पहली बार सुना है। मैंने तुमसे तुम्हारी मदद करने का वादा किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आती रहती हूँ। मैंने अब उसे कहा, मेरे भैया की बांसुरी तुम्हारे पास कैसे आया? एक पल के लिए तो वह चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और उसने मुझे कहा, क्या यह तुम्हारे भैया की है? मुझे नहीं मालूम था। जब मैं घर की सफाई कर रही थी तब मुझे यह मिला, मैं इसे यहाँ पर रख दिया। मैंने उससे कहा, यह बांसुरी मेरे भैया की फेवरेट चीज थी, मेरे भैया इसे हमेशा बजाया करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये खो गई थी और आज जब ये तुम्हें मुझे मिला तो समझा कि विक्रम भैया तुझे बांसुरी दी थी, क्योंकि तुमने अपने आप को विक्रम भैया के दोस्त बताया था। अब कल्पना ने मुझे कहा कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, यह मुझे सफाई करने के वक्त मिला था। अब मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं अब भी कॉलेज जाता था तो लड़की मेरी दुकान को संभाल लिया करती थी और मेरे घर का काम काज भी कर लेती थी। एक दिन मेरी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटी, तुमने मेरे घर को, दुकान को अच्छी तरह से संभाल लिया है, लो ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। अब वह लड़की रोने लगी और फिर जब माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, आप अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख दीजिए, मुझे सहारा मिल जाएगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये दुनिया बहुत ही जालिम है। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ के लड़के मुझे अकेला देखकर बहुत ही परेशान करते हैं। मुझे अब वहाँ पर जाने का मन नहीं करता। मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। आप अपने छोटे बेटे अमर के साथ मेरी शादी कर दीजिए ताकि मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा कर सकूं। मेरी माँ की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह तो मेरे लिए कब से लड़की तलाश कर रही थी
और अब ये लड़की घर आकर खुद अपनी शादी की बातें कर रही थी। उस लड़की ने तो मेरी माँ के दिल पहले दिन ही जीत लिया था और अब मेरी माँ ने देर नहीं की और बिना सोचे समझे ही उस लड़की से मेरी शादी करवा दी। और अब कुछ ही महीनों बाद वो लड़की पेट से हो गई। माँ भी अब धीरे धीरे भैया के गम को भुलाने लगी थी। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। कल्पना ने मेरी माँ को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वह माँ की बहुत ही सेवा करती थी। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि अब घर में नया मेहमान भी आने वाला था और अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और मैंने अब अपना पूरा समय दुकान को दे दिया था। मैं पूरा वक्त दुकान संभालता और कल्पना घर पे रहकर मेरी माँ और घर को संभालती थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही अचानक से मेरी माँ इस दुनिया से चली बसी। जाते वक्त मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अब मैं आराम से मर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे देखने वाला, तुझे संभालने वाला इस घर में आ चुका है। तुम और कल्पना हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहना। उसमें समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। एक दिन दोपहर के समय जब मैं दुकान से खाना खाने के लिए घर आया, तब कल्पना ने मुझे कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं पहले रहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर जाने के बाद मेरी जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेगी और मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा। आज जब मैं कल्पना के साथ उसके घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि उसका घर बहुत ही बड़ा था। वह बहुत ही अमीर खानदान से थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और फिर अब रात हो चुकी थी। मैं खाना खाकर कमरे में सो गया, लेकिन जब सुबह मैं उठा तो मुझे कल्पना कहीं भी नजर नहीं आई। मैं उसके घर को निहारने लगा और इधर उधर घूमने लगा। मैं कल्पना का इंतजार कर रहा था। अभी मैं कमरे में घूम ही रहा था, अचानक से मुझे एक एल्बम मिली। उस एल्बम को निकाल कर देखने लगा। उस एल्बम में ढेर सारी तस्वीर रखी हुई थी और अब यह सब तस्वीर अभी की नहीं, बल्कि कल्पना की शादी के पहले की तस्वीर थी। लेकिन उन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे उस पर बहुत जोर से झटका लगा, जब मैंने कल्पना के साथ साथ अपने विक्रम भैया की तस्वीर को देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम भैया की तस्वीर कल्पना के साथ क्यों है। मैंने वह एल्बम वहीं पर रख दिया और अब मैं कल्पना के घर को बहुत ही अच्छी तरह से निहारने लगा। उसके घर का हर कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही लाजवाब था। तभी मुझे एक कमरा मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। मैंने उसकी चाबी ढूंढनी स्टार्ट कर दी, तब वह मुझे अपने कमरे में मिल गया। मैं उसे कमरे से खोलकर देखना चाहता था कि आखिर यह कमरा बंद क्यों है। और फिर जब मैं उस कमरे को खोला तो उस कमरे के अंदर क्या, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिल की धड़कन मानो थमसी गई। उस कमरे में कल्पना और मेरे भाई की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें मेरा भाई कल्पना को किस कर रहा था। और अब मैं उस कमरे की तलाशी ली तो मुझे भाई के कुछ सामान पड़े हुए मिले और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, कल्पना मेरे भाई को जानती ही नहीं थी, बल्कि बहुत ही करीब से जानती थी, क्योंकि उन दोनों की तस्वीर को देखकर मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। लेकिन कल्पना ने कभी भी मुझे विक्रम भैया के बारे में क्यों नहीं बताया? उसने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, अचानक से कल्पना मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उतर चुका था। मैंने कहा, ये सब क्या है? अब मुझे तुम सच सच बताओ। मेरी बात सुनने के बाद वह रोने लगी और मुझे कहा, हाँ विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं उसे बहुत ही पसंद करती थी। पहले तो सब सही था, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारे भैया की दोस्ती आवारा किस्म के लड़कों के साथ हो गई थी। मैंने उन्हें कहा कि तुम उन लड़कों को दोस्ती छोड़ दो और अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। मैं बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। विक्रम ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया, वह मुझसे शादी नहीं करेगा। वह हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताता रहता था। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था और मुझे यह भी पता है कि तुम विक्रम से बिल्कुल भी अलग हो और तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो और तुम्हारा कोई गलत संगत भी नहीं है। एक दिन जब विक्रम घर पर आया, तब मैंने उसे कहा कि अब तुम मेरे घर पर मत आना, क्योंकि अगर तुम गलत संगत छोड़कर मुझसे शादी नहीं कर सकते हो, फिर मेरे घर में क्यों आते हो? और इस बीच हम दोनों में बहुत ही लड़ाइयाँ हुई। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई अमर से शादी कर लूंगी, लेकिन वह अच्छा लड़का है। उसने मुझसे बहुत ही लड़ाई की और फिर गुस्सा होकर यहाँ से चला गया और फिर 7 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। मैंने कहा, तुम्हें वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। तुमने जब से उसके साथ रिश्ता तोड़ने की बात की, तभी से मेरा भाई रोज शराब पीकर आने लगा। वो दुकान भी समय में नहीं खोलता था। वो काफी परेशान रहने लगे थे और फिर इसी परेशानी के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब मैंने उससे कहा, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो।
मेरी इस बात पर वो रोने लगी। फिर मैंने उसे कहा, यह बच्चा तो विक्रम भैया का है, लेकिन मैं इसे ठुकराना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, और अब इसलिए मैं तुम्हें अपना रहा हूँ। और फिर कल्पना एक बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। कुछ महीनों बाद ही कल्पना ने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत ही खुश था। और फिर कुछ सालों बाद ही अब उसने हम दोनों की बेटी को जन्म दिया, और अब हम लोग खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।